आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और लास्ट लेक्चर्स के बाद आप लोगों को अपने मुतालिक बहुत कुछ समझ आ गया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है सेल्फ़ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का। इस लेक्चर के अंदर हमने बात करनी है स्किल सेट्स के ऊपर और प्रायोरिटीज़ के ऊपर कि हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें कौन कौन से स्किल सीखने हैं और अपने आप को ग्रो कैसे करना है। क्योंकि बेसिकली लास्ट लेक्चर में आप लोगों का पर्सनालिटी जो टेस्ट था उसके अंदर आप लोगों ने ये देखा कि आप लोगों की पर्सनालिटी टाइप क्या है। इसका मतलब है कि जो डिस्कवरी का हमारा जो स्टेप था वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। उसके बाद एक्सप्लोरेशन का स्टेप है। एक्सप्लोरेशन के स्टेप के अंदर मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि आप लोगों ने फिर एक्सप्लोर करना है ख़ुद को। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों की टाइप लिखी है INFJ या INFP या ISTP, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके बाद यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर आप लोगों को काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा कि ISTP या ISFP या INFJ INFP किस तरीके से बिहेव करते हैं। लाइक वहाँ पर आपने सीखना है कि वो अपने रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं, वो अपने प्रोफेशन में कैसे होते हैं, वो टीम बिल्डिंग में कैसे होते हैं। यानी जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, 2 to 3 डेज़ आप लोगों ने ख़ुद को देने। इस बात को डिसाइड करने से पहले कि आप लोग के गोल्स क्या हैं, विज़न क्या है, मिशन क्या है, इन चीज़ों को डिसाइड करने से पहले आप लोगों ने 2 to 3 डेज़ देने हैं अपने आप को, ताकि आप लोग उस 3 दिनों के अंदर जस्ट आप लोगों ने सर्च करनी है, ख़ुद पर एक्सप्लोर करना है, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने मुतालिक पता चल जाए। जब अपने मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी ना, तो एक्सप्लोरेशन का आप लोगों का 2 to 3 डेज़ का जो स्टेप है वो डन हो जाएगा। और 2 to 3 डेज़ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ डिसाइड नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली एक इंसान जो होता है, देखिए, वो जब भी कोई बात होती है उसके इमोशंस उस बात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फिर चाहे वो मोहब्बत की है, गुस्से की है या फिर उदासी की है। तो इमोशंस के अंदर आप लोगों ने कभी भी कोई भी फ़ैसला नहीं करना, भले ही वो अच्छा इमोशन है या बुरा इमोशन है। मेरी मदर हमेशा मुझे एक एडवाइस, बल्कि हम तीनों बच्चों को एक एडवाइस करती हैं कि आप लोगों का जब भी कुछ करने का दिल करे, कुछ करना है आपने या कुछ सोचा है कि हाँ अब ये करेंगे, तो उस वक्त आपने फ़ौरन से नहीं कर लेना। आपके दिमाग में एक सोच आई है, आपके दिल में लगा है आपको कि आपको ये चीज़ करनी है या लेनी है, तो आपने फ़ौरन से वो चीज़ नहीं करनी। आपने एक 2 दिन कम से कम अपने आप को देने हैं। अगर 3 to 4 डेज़ दे सकते हैं मैक्सिमम तो मस्ट दें, और अगर 1 या 2 दिन दे सकते हैं तो ज़रूर दें। और अक्सर मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब हम एकदम से सोचते हैं ना कि हाँ हमें ये करना है, उस वक्त तो हमें वो चीज़ बेहतर लग रही होती है। हम लोग करते हैं कि हाँ हम ये चीज़ ख़रीद लेंगे या कर लेंगे तो ये बेनिफिशियल है, दिस एंड डैट। लेकिन जब 2 to 3 डेज़ गुजरते हैं ना, तब समझ आती है कि इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को हम अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, या इस चीज़ की बजाय हम कुछ और कर सकते हैं। तो ये एक एडवाइस आप सब लोगों के लिए कि डिस्कवर तो आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप ख़ुद को एक्सप्लोर करें। जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, आपके माइंड में बहुत सारी बातें आएंगी, आपके पास बहुत से जज्बात आएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इन अ रिलेशनशिप जब आप होते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स के साथ है या सिबलिंग्स के साथ या बच्चों के साथ या फिर स्पाउसेस के साथ, तो क्या है कि बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स इंसान उस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जब वो एक्सपीरियंस करता है तो बहुत से फ़ैसले लेने का भी दिल करता है। तो उन फ़ैसलों को एकदम से पेपर के ऊपर नहीं उतारना कि ये गोल है, ये टारगेट है। नो, चीज़ें जो भी माइंड में आ रही हैं उनको लिख लें, ताकि इंसान के दिमाग में देखें काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं। तो अगर एक दिन कुछ आए, दूसरे दिन कुछ और आएंगे, तो ये ना हो कि आप जब 5th डे अपना गोल्स या सेटिंग विज़न वगैरह लिखने बैठे हैं तो आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही होगी कि माइंड में आया क्या था, वो भूल चुके होंगे आप। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डेली बेसिस पर आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं, और 2 to 3 डेज़ आपने एक्सप्लोरेशन का जो पॉइंट था उसके ऊपर आपने एफर्ट करनी है। और उस दौरान ये नहीं है कि जस्ट एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी बैठे रहें, अपनी बाकी लाइफ के जो टास्क हैं आपने उनको कंटिन्यू रखना है। जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बाद जो आप लोगों को मैंने गोल सेटिंग का एक असाइनमेंट दी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, देखिए वो आप लोगों को स्टार्ट में देने का मकसद ये था
कि एक जो पिक्चर है ना, वो धुंधली सी पिक्चर है आप लोगों के माइंड के अंदर। और मैंने जो स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चेक की है, मैंने उसमें देखा कि स्टूडेंट्स ने गोल्स तो लिखे हैं लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है। मैंने उनको बोला है जिनको के नीड्स इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूव करें गोल सेटिंग को, विजन सेटिंग को। उसमें ये है कि देखिए स्टूडेंट्स ने अब ये लिखा कि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है। हमें अल्लाह ताला को किस तरीके से राज़ी करना है? अल्लाह ताला क्या जस्ट हमारी तिलावत करने से राज़ी होंगे? अल्लाह ताला क्या हमारे सिर्फ तस्बीह पढ़ने से राज़ी होंगे? अल्लाह ताला क्या हमारे सिर्फ एक जो डोमेन है उसमें ग्रोथ से राज़ी होंगे, या अल्लाह ताला इस बात से राज़ी होंगे कि हमने हमने अपने लाइफ के अंदर बैलेंस को लेकर आना है? आप पूरी कायनात के ऊपर एक दफ़ा गौर व फिक्र करें, कितना डिसिप्लिन है अल्लाह ताला की इस कायनात के अंदर कि चाँद और सूरज के आने जाने का वक्त मुकर्रर है, तुलू होने का, गुरूब होने का, सितारों के जगमगाने का, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, बारिश, हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने वेल बैलेंस्ड वे में रख रखी है। और कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं नज़र आएगी अल्लाह ताला की इस कायनात में जिसमें बैलेंस आउट हो। अल्लाह ताला की कायनात में अगर हम इंसान की बनाई हुई चीज़ें देखें ना, तो उसमें हमें बैलेंस आउट नज़र आता है। अगर हम मौसमियाती तब्दीलियाँ अपनी इस वर्ल्ड के अंदर देखें, जो कि एक अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी बारिशें नहीं हो रही, तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है और जल्दी ठंड आ रही है, या देर से आ रही है, गर्मी जल्दी आ रही है। तो ये सब कुछ क्यों है? ये हमने जो अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया, ये उस वजह से है। अल्लाह ताला ने हमें बैलेंस्ड इन्वायरमेंट और बैलेंस्ड कायनात दी है। अल्लाह ताला की इंसान से यही डिमांड है कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस लेकर चले। आप लोगों को जो एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट मैंने लिखवाए थे, उनमें 5 एरियाज़ थे। पहला एरिया था हमारा मेंटल वेलबींग का, उसके बाद फिज़िकल वेलबींग, उसके बाद हमारा था स्पिरिचुअल, उसके बाद था हमारा इमोशनल, और फिर था हमारा फाइनेंशियल। अब ये जो 5 एरियाज़ है ना, आपने अपने जो गोल सेट करने हैं वो इन 5 एरियाज़ के ऊपर सेट करने हैं। लाइक अगर मैं मेंटल का कहूँ, तो मेंटल में क्या है कि आपने अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है जहाँ आप कुछ ना कुछ सीखें। मंथली बेसिस पर आप कुछ ना कुछ सीखें, आगे ग्रो करें, आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग्स आएँ। जब लाइफ के अंदर ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक पीस ऑफ माइंड है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारा था फिज़िकल। फिज़िकल अब देखिए कि हमारा जो दीनदार तबका है ना, 2 एक्सट्रीम्स के ऊपर चलता है। सबके लिए ये मैं बात नहीं कर रही, बेशक के एक्सेप्शंस जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। ये लेकिन जो कॉमन बात आजकल चल रही है कि या तो लोग बहुत ज़्यादा इस जानिब हो जाते हैं कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, तो हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुरान सीखना, पढ़ना, सिखाना, या तस्बीहात या वज़ाइफ़, नवाफ़िल, इनकी जानिब आएँ। लेकिन देखिए अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है ना, वो इंसान का इल्म सीखना है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जो पहली वही नाज़िल फ़रमाई रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उसका पहला लफ्ज़ क्या है? इक़रा, पढ़ो, इल्म हासिल करो। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना है आपने। और इल्म हासिल अल्लाह ताला ने हमें एक डोमेन में नहीं बताया। इट मीन्स कि हमें अपनी लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स को बेटर बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए इल्म हासिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी मेंटल वेलबींग के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए आपने एक फ़ील्ड चूज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की, कि आपने इस 2023 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी है, अपने आप को स्पीकिंग में बेटर करना है। अब जब आप अपने आप को स्पीकिंग में बेटर करेंगे, तो देखिए ये आप एक इल्म सीख रहे हैं। जब आप इल्म सीखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जितने आप अपनी फ़ील्ड के अंदर पक्के होते जाएंगे ना, उतना आपके अंदर पीस आता चला जाएगा, उतने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फ़ील्ड के अंदर पक्के नहीं हैं। अपनी फ़ील्ड के अंदर पक्के हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अगर हमने अपने जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में हमने एक चीज़ डाली कि हमने सीखनी है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी है, अब हमने ये कर दिया। अब उसके बाद हम करें कि हमारा टोटल फोकस इंग्लिश के ऊपर हो जाए, और जो हमारी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है उसमें अगर गैप आ जाएगा, तो क्या होगा कि ये अनबैलेंस सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ को बैलेंस करना है। तो इसके लिए हमें एक ये सीखा कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी है, तो हमें टास्क बनाने हैं। हमने उसको मंथ्स के ऊपर डिवाइड करना है कि कितने मंथ्स हमने ग्रामर को देने हैं,
फिर उसके बाद कितने मंथ्स हमने वोकैबुलरी को देने हैं, कितने मंथ्स फिर हमने स्पीकिंग के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये आप लोगों का एक पूरा चार्ट बन जाएगा ईयर के लिए कि आपने 2023 में इस टास्क को, इस टारगेट को अचीव कैसे करना है। क्योंकि टारगेट अचीव करने के लिए हमें बेबी स्टेप के जो गोल्स हैं वो रखने पड़ेंगे। अब जब आपने मेंटल को साइड पे कर दिया तो एक तो हमारा हो गया। अब जस्ट ये नहीं है 2023 के अंदर एक ही चीज़ को पकड़ना है, नो। ग्रोथ होनी है तो उन 5 एरियाज़ के अंदर होनी है जिनमें हमें डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। अब जब आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर लेंगे ना, तो हमारी देखिए ज़िंदगी में यही 5 चीज़ें जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ये हमारा स्पिरिचुअल होता है, फर्स्ट स्पिरिचुअल होता है कि अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। किसी भी मज़हब का कोई भी इंसान होता है ना, तो उनकी अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे जो ग्रोथ रिलेटेड चैनल्स हैं, तो उनमें देखेंगे आपके बेशक कोई भी उनका रिलीजन है ना, वो सुबह के वक्त उठकर अपना जो वक्त है ना वो स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा सा निकालते हैं। योगा करेंगे या फिर वो अपने आप को थोड़ा सा एक गौर व फिक्र के तरफ लेकर जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती हैं। जिस भी रिलीजन से उनका ताल्लुक़ होता है वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी को फर्स्ट पे रखते हैं। देन आप आ जाएं, स्पिरिचुअलिटी के बाद आता है हमारा फिज़िकल वेलबींग। क्योंकि जब आपकी रूह की ग़िज़ा मिल रही है, उसके बाद जब आपकी जिस्म को ग़िज़ा मिलेगी, रूह की ग़िज़ा का भी ख्याल रखना है जो हमारा रब के साथ ताल्लुक़ है। उसके बाद जिस्म की ग़िज़ा है जो हमारा ये जिस्म है कि अगर ये ठीक होगा तो हम आगे बेटर परफॉर्म करेंगे हर फील्ड के अंदर। अगर हम बेटर परफॉर्म कैसे करेंगे अगर हमारा जिस्म ही हमारा साथ नहीं देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह ताला ने सेहत दी है। अब जब अल्लाह ने हमें ये सेहत दे दी है, मुकम्मल जिस्म दे दिया है, एज़ाम में ताकत दे दी है, तो हमें क्या करना है कि मेंटेन करना है इन चीज़ों को। तो हमें फिर ये देखना है कि हम अपने फ़िज़िकल मेंटेनेंस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जो है अपनी लाइफ में ऐड करें। अब हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स कि हम जो काम करें ना उनका एक टाइम पीरियड हो, एक लिखा हुआ हो, हमने इस जगह इस टाइम पर ये करना है। बहुत सारे लोग जब आप उनसे पूछेंगे ना कि अगर कामयाबी के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो एक तो आपकी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए हमें डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। डिसिप्लिन में ये आ जाता है कि अगर आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का एक रखा हुआ है ना कि आपने ये सीखनी है, तो आपने एक टाइम डिसाइड किया कि सुबह 9 बजे आपने 9 से 9:30 बजे तक आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आप रोज़ाना 9 से 9:30 बजे तक आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपका ब्रेन भी आपके हक़ में वर्क करने लग जाएगा और आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से करने लग जाएंगे। क्योंकि जस्ट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी बल्कि उसके अंदर डिसिप्लिन भी ऐड हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। 95% रोल होता है आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी का सक्सेस के लिए, और 5% होता है आपके जो है ना वो लाइक और फाइक होने में। तो लाइक फाइक बंदा अगर कंसिस्टेंसी उसकी लाइफ में नहीं है, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो उसकी जो लाइक होने की जो एबिलिटी है वो गई भाड़ में, वो ख़त्म हो जाएंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर एक पर्सन एक नॉर्मल आईक्यू का है, उसके बाद वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेकर आया है, ख़ुद को उसने डिसिप्लिन किया है कि एक टाइम रखा है उसने मेरे सुबह उठने का, तो उसके बाद उसने अपने सोने का भी एक टाइम रखा है, अपने फ़ोन यूजेज का एक टाइम रखा हुआ है, उसने अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देने का रखा हुआ है, स्टडी के लिए टाइम रखा हुआ है, जॉब के लिए रखा हुआ है। एक बैलेंस्ड लाइफ उसकी गुजरेगी, उसके पास पीस ऑफ माइंड होगा। तो फर्स्ट अपने फोकस करें स्पिरिचुअलिटी के सर्कल के ऊपर। उसके बाद आपका आएगा जो है वो फिज़िकल, आपने अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए कि अगर आप अंडर वेट हैं या फिर ओवर वेट हैं तो आपको इसको मेंटेन किस तरीके से करना है, ये आपको सीखना है। उसके लिए अपने वीकली टास्क बनाएं कि वीकली 2 to 3 डेज़ अगर वर्कआउट कर सकते हैं या 4 to 5 डेज़ कर सकते हैं। टाइम रखें कि 25 मिनट का, 15 मिनट का एंड 20 मिनट्स का। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, बहुत से चैनल्स मौजूद हैं। अगर आपको डाइट से रिलेटेड हेल्प चाहिए कि आप लोगों को क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, तो शहजाद बसरा, डॉक्टर शहजाद बसरा जो उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकेगी। उसके बाद अगर आपको एक एक्सरसाइज के लिए, लेडीज़ के लिए एक चैनल है ग्रो विद जो,
तो वो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेल्स के लिए डिफरेंट होगा। मेल्स जो हैं वो जो डॉक्टर वसीम हैं उनके जो हेल्थ प्लान्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर यूट्यूब के ऊपर वो कोई बल्कि मेल्स के लिए तो काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि वो जिम के अंदर भी जाएं और इजीली अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो लेडीज़ हैं जो कि ख़ास तौर पर घर में रहती हैं, तो ग्रो विथ जो चैनल जो है वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें परचेजिंग की तरफ जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर जस्ट आप यूट्यूब के ही किसी एक आध वर्कआउट को रखते हैं और उसको डेली बेसिस पर रखते हैं, डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रखते हैं कंटिन्यूटी में, तो आफ्टर 1 ईयर आप अपने अंदर एक चेंज फील कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूटी के साथ जो है वो चेंज मिल जाएगा। और जितना आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखेंगे उतना आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो फर्स्ट स्पिरिचुअल हो गया, उसके बाद सेकंड आपका फिज़िकल हो गया। उसके बाद आप करें कि जी आपका मेंटल यानी लर्निंग। लर्निंग किस फील्ड में करनी है, किस पॉइंट पे करनी है, किस डोमेन में करनी है। ये सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के बाद आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर सकते हैं। ऑनलाइन भी टीच कर सकते हैं एंड ऑन साइट भी टीच कर सकते हैं। तो ये जो लर्निंग है उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे देगी। इसकी जगह अगर इंग्लिश की जगह अगर हम कर देते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कहा कि आपने इस ईयर में सीखना है, तो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी आ जाएंगे। और अगर आप किसी एक स्किल में अच्छे हैं, यानी अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको आती है, कह लें कि मीडियम लेवल की आती है या बिगिनर लेवल की आती है, तो इसके ऊपर वर्क करें। और आहिस्ता आहिस्ता जितने आप अपने स्किल को बेहतर करते जाएंगे उतने आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और उसके बाद आ जाता है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप देखिए मिड के अंदर है सर्कल। मैं आप लोगों के सामने इस वक्त सर्कल बनाती हूँ, आप लोग को बताती हूँ कि हमने किस चीज़ को किस तरीके से जो है वो मेंटेन करना है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ सर्कल। सबसे पहले हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप का रहेगा। यहाँ पर मैं जस्ट आर लिख रही हूँ रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद ये 4 डोमेन्स मैंने निकाल दिए हैं। यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल होना चाहिए, यहाँ पर आपका फिज़िकल होना चाहिए, यहाँ पर आपका मेंटल होना चाहिए और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल होना चाहिए। रिलेशनशिप जो है ना वो आपका रहेगा मिड के अंदर। ये अब मैं क्यों बोल रही हूँ, जो रिलेशनशिप होते हैं उनके अंदर हमारे इन्वॉल्व होते हैं इमोशंस। और इमोशंस अगर इंसान के ठीक जा रहे हैं ना, हेल्दी इमोशंस जा रहे हैं, तो वो अपनी जो ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ उसमें वो ठीक जाएगा। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनका अगर ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद उनकी जो चीज़ होती है उनका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ सबसे पहले टूटता है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। और जब स्पिरिचुअल भी डिस्टर्ब हो गया उसके बाद फिज़िकल भी डिस्टर्ब हो गया, फिज़िकल डिस्टर्ब हो गया इट मीन्स लर्निंग डिस्टर्ब हो गई, लर्निंग भी डिस्टर्ब हो गई तो फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर सारी चीज़ें जब डिस्टर्ब हो जाएंगी तो लाइफ क्या बन जाएगी, लाइफ बहुत मुश्किल बन जाएगी। तो इसको मैं सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ कि स्पिरिचुअल, और उसके बाद आना है आपने फिज़िकल के ऊपर, फिज़िकल के बाद आना है आपने लर्निंग के ऊपर, मेंटल मीन्स लर्निंग, उस मेंटल के बाद आपने फाइनेंशियल के ऊपर आना है और फिर स्पिरिचुअलिटी। ये नहीं कि ये सारी चीज़ें अचीव हो गई तो स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया। अगर सब कुछ अचीव हो जाएगा और स्पिरिचुअलिटी को छोड़ रहे हो ना आप, तो वो हो जाएगा कि दुनिया मिल जाएगी आखिरत नहीं मिलेगी। तो हमने दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी दोनों के ऊपर फोकस रखना है। और अगर आपने इन सारी डोमेन्स के ऊपर फोकस किया तो आपकी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत, ये दोनों जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, इनमें फ़र्क नहीं रहेगा। ये दोबारा सही नीचे हो गया, ठीक हो गया। तो अगर इन सारी डोमेन्स में इस फ़्लो के साथ आपने वर्क करना है। अब जब आपने डिस्कवर कर लिया ख़ुद को, आपकी निकल आई INFP, मोस्टली स्टूडेंट्स की निकली है, मैं इसलिए यही कह रही हूँ। अब INFP निकल आई, फिर आपने 2 to 3 डेज़ देने हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने में और पॉइंट्स लिखते जाने हैं। फिर आपने अपने गोल सेट करने हैं, गोल सेट करना है, विजन सेट करना है अपने इन 5 डोमेन्स के ऊपर।
ये नहीं कि जस्ट स्पिरिचुअल चल रहा है, उसमें आपका फिज़िकल कोई गोल नहीं है, आपका लर्निंग का कोई गोल नहीं है, आपका फाइनेंशियल कोई गोल नहीं है। क्योंकि देखिए जो दौर चल रहे हैं ना, उसके अंदर अब जिस सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं, हम अगर ये कहें पाकिस्तान में गरीबी की एक जो वजह भी है ना, वो ये है कि ख़ानदान का एक जो है वो कमाने वाला होता है और बाकी सब बैठ के खाने वाले होते हैं। अब ये एक सिचुएशन बन गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ये है। और अगर आप देखें ना इस्लाम की हिस्ट्री, तो ऐसा नहीं था। सहाबियात भी ऐसी थी जिन्होंने अपने जो हस्बैंड थे, सहाबा थे, उनको जो है वो फाइनेंशियल टर्म्स में भी सपोर्ट करती थी। और जो है वो जो होम कोर्स होते थे उनके अंदर भी वो सपोर्ट करती थी। और मेल्स भी इसी तरीके से कि ना जस्ट बल्कि रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है कि बहुत सारे घर के कामों में भी वो अपनी जो अज़वाज थी उनकी मदद किया करते थे। तो एक ऐसी चीज़ है कि हमने अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना है। हमारा स्पिरिचुअल सेट हो गया कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने सबसे पहले रखना है कि हमारी 5 वक्त की नमाज़ डन हो, क्योंकि नमाज जो है ना वो कंपलसरी है। जैसे देखिए अगर हमारे बीए के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें हमारे जो 2 सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी हैं और बाकी हमारे जो हैं वो कंपलसरी नहीं है। तो अगर हमारे जो दूसरे थे उनमें हमने पासिंग मार्क्स ले लिए और जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमने पास नहीं हुए हम, तो क्या होगा? यानी जिसमें पास होना मस्ट है, अगर वो हमने किया ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या होगा? अगर हमारी किताब सबसे पहले क्या देखा जाएगा? नमाज देखी जाएगी। और नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी तो फिर बाकी हमारे जो चैरिटी, सदक़ात या ज़कात या रोज़े या बाकी सारी चीज़ें हैं, वो तो बाद में आती हैं ना। सबसे पहले आती है हमारी नमाज, तो नमाज के ऊपर फोकस करना है और ये कोशिश करनी है कि अव्वल वक्त की नमाज, क्योंकि अल्लाह ताला को ये पसंद है। जब अर्ली टाइम में नमाज पढ़ ली जाती है ना, कि अजान हुई फिर आपने नमाज की तैयारी करके पढ़ ली नमाज, नमाज अदा की, तो ये होगा कि अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। और जितना आप अपने आप को नमाज़ों में डिसिप्लिन करने लग जाएंगे ना, उतनी आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी। जितना आप डिले करेंगे उतना आपकी लाइफ के बाकी मैटर्स में भी डिले आ जाएगा। ना सिर्फ वो कि जो आपके इख्तियार में नहीं है, बल्कि वो जो आपके इख्तियार में है उनमें भी डिले आता चला जाएगा। तो अपने नमाज़ों की फ़िक्र करें और उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये हमारे ही हक़ में है। और फिर नमाज़ों की देखिए अल्लाह ताला ने डिवीज़न किस तरीके से की है। फ़जर है, सुबह रोशनी होती है और रोशनी से पहले का वक्त अल्लाह ताला ने फ़जर का रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने क्या हमें हुक्म दिया है कि सूरज निकलने से पहले हमें उठ जाना है और अपने दिन की तैयारी शुरू कर देनी है। और फिर सूरज निकलेगा तो उस वक्त क्या है कि फिर हमारा दिन शुरू हो जाएगा। फिर ज़ोहर का वक्त, फ़जर से लेके ज़ोहर तक अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है कि अपने काम करो आराम से। उसके बाद ज़ोहर क्या है कि अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं कि देखो अब ज़ोहर हो गई है, अब ज़ोहर अदा करो, थोड़ा रेस्ट करो, अपने आप को फ़िज़िकली थोड़ा रेस्ट दो, अच्छे से खाना वगैरह खा लो। क्योंकि हमारी ब्रेक्स भी देखें, हम स्कूल टाइम में होते हैं या फिर जॉब्स पर भी होते हैं, तो ज़ोहर के टाइम ही हमें ब्रेक्स होती हैं। और बाकी जिन जगहों पर अगर ब्रेक्स डिले कर दी गई हैं वो तो उनका अपना मैटर है, लेकिन अल्लाह ताला की तकसीम देखें कि अल्लाह ताला ने हमें दिन के उस वक्त 12:30 बजे जो है वो अज़ान का वक्त दाखिल हो जाता है, 12:15 या 12:30। और सर्दियों में थोड़ा जल्दी 12 बजे हो जाता है, या फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त 12:45 तक ये जो है वो वक्त चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त तक कर दिया। अब जो 12:30 या 12:45 तक का टाइम होता है ना, उस वक्त जिस्म को एक थकन मिल जाती है। अगर उस वक्त वो दोबारा से कोई मील लेगा और थोड़ा रेस्ट कर लेगा, तो ये कह लें कि एनर्जी जो है ना वो दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, कैलूला अल्लाह ताला रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है दिन को कैलूला करना, थोड़ी देर रेस्ट करना, ताकि जो बॉडी है उसको जो एनर्जी ड्रेन हुई है सुबह फजर के बाद से ज़ोहर तक का वक्त काम करके, वो दोबारा से बॉडी को एनर्जी मिल जाए और इंसान दोबारा से बैक टू वर्क हो जाए। फिर जब आपने खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, अपने आप को 1 घंटा या 1.5 घंटा आपने दिया, देन आप दोबारा से बैक टू वर्क हैं। फिर हो जाएगी असर। फिर असर की नमाज के वक्त फिर ये पैगाम आता है इंसान को कि अब आपने क्या करना है, आपने अपने काम जो है वो समेटने शुरू कर देने हैं, क्योंकि अब शाम का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। फिर आपने अपने काम जो है वो समेट लिए, असर हो गई, आपने जो है वो हर एक चीज़ समेटनी शुरू कर दी। जब तक मगरिब हो जाएगी ना, आपके वर्क्स डन हो जाएंगे, आपके काम जो है वो कंप्लीट हो गए। मगरिब अदा करनी है आपने, उसके बाद फिर आपने अपना मील लेना है। मील लेने के बाद आराम से आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं कर लें, दैन इशा।
और इशा के बाद आपने ये सुन रखा होगा कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कि फरमाया था कि इशा के बाद कोई महफिल नहीं है। अब देखिए स्कॉलर्स भी जो है ना वो बड़ा इस चीज़ के ऊपर गौर देते हैं कि हमें जो है ना वो लेट नाइट नहीं जागना, हमें टाइम से सोना है ताकि हम सुबह टाइम से उठ सकें। अगर हमारा सोने का डिसिप्लिन नहीं होता ना तो हमारा जागने का भी कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। अगर हम रात को 12 साढ़े 12 सो रहे होते हैं ना तो हम सुबह फिर क्या 9 या 10 बजे उठ रहे होते हैं। और ये सबसे बुरी एक लाइफस्टाइल है, बुरी रूटीन है एक मुस्लिम के लिए। और इस रूटीन के साथ कोई भी प्रोडक्टिव मुस्लिम नहीं बन सकता। अल्लाह ताला हमें जस्ट मुसलमान नहीं बनाना चाहते, अल्लाह ताला हमें प्रोडक्टिव मुस्लिम बनाना चाहते हैं। जिन लोगों के दिलों में ईमान रासिख हो जाता है ना वो प्रोडक्टिव मुस्लिम्स होते हैं। तो जब इशा हो गई, अब इशा की नमाज के बाद है कि कोई महफिल नहीं है। अब लोग बहुत सारी ये समझा जाता है कि इसका मतलब ये है कि इशा की नमाज़ पढ़नी है अंदर जाके सो जाना है। देखिए इशा की नमाज़ पढ़नी है और ये वक्त है कि जब आपने अपने स्पाउसेस को वक्त देना है कि आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आप अपनी बाकी तमाम ज़िम्मेदारियों से अपने बाकी रिलेशनशिप से फ़ारिग हो जाएं एंड देन आपने अपने स्पाउसेस के साथ टाइम गुजारना है। क्योंकि स्पाउसेस वो होते हैं जो कि एक इमोशनल जो अटैचमेंट होती है आपको, जो एक इमोशनल रिलीफ है वो अपने स्पाउस के पास मिलता है। तो इस्लाम ने इतनी खूबसूरती के साथ हमारे पूरे डे को एक डिवीज़न दिया है। और उस डे में अगर देखें तो क्या हमारी ये स्पिरिचुअलिटी फ़िज़िकल मेंटल एंड फाइनेंशियल जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो सकती। हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमें नमाज का वक्त दे दिया है। नमाज का वक्त है, फिर हमने फ़राइज़ अदा करने हैं, सुन्नत अदा करते हैं, वेल एंड गुड। उसके बाद अगर नवाफिल अदा कर लेते हैं, 2 नवाफिल भी पढ़ लिए या 3 नवाफिल भी पढ़ लिए, वेल एंड गुड। 2 रकात या उसके बाद 2 रकात और पढ़ ली, 4 हो गए। इस तरह से अगर नवाफिल का टाइम आपके पास है तो। उसके बाद देखिए फ़िज़िकल का, आपने अपनी घर की रूटीन को मैनेज किया, आपने अपने कामों में देखा। अगर आपको 15 मिनट्स या 20 मिनट्स भी डे के मिलते हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें, जिस्म को दे दें। उसके बाद आपका फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, हम या तो किसी जॉब के ऊपर होंगे या बिज़नेस के ऊपर होंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें ऑलरेडी हमारे पास टाइम होता है, तो हम उस दौरान अपने फाइनेंशियल जो टास्क हैं उनको भी डन कर लेते हैं। और जो लर्निंग का है तो लर्निंग भी इस पूरे टाइम पीरियड के साथ साथ ही चल रही होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो 24 आवर्स दिए ना वो हमारे लिए मोर देन इनफ है। हम सुकून के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं। अपनी दुनिया के लिए भी एक बेहतर खूबसूरत ज़िंदगी और आखिरत के लिए भी खूबसूरत ज़िंदगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये दुआ रखी है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। तो देखिए रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। शायद मुझसे पहले पढ़ने में गलती होगी इसलिए मैंने दोबारा पढ़ी है ये दुआ। तो ये दुआ अपनी नमाज में ऐड करें। नमाज के आखिर में जब हम दरूद पाक के बाद दुआएं पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त एक ही रटी रटाई दुआ है जो हमें पढ़ने को बोली जाती है, लेकिन बेसिकली वो दुआ का वो वक्त है कि आपको दुआएं मांगनी चाहिए। कुरान की दुआएं याद करें, मसनून दुआएं याद करें और उस वक्त वो मांगें अल्लाह ताला से। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, कि ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत तलब करती हूँ या करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। उसके बाद कुरान की बहुत खूबसूरत दुआएं हैं। सब्र की दुआ, जब भी मेरी ज़िंदगी में मुश्किल आती है उस वक्त मैं ये दुआ ज़रूर पढ़ती हूँ। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। उसके बाद स्पाउसेस के लिए दुआ, बच्चों के लिए दुआ कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए और मग़फ़िरत की के जो भी दुआएं आपको आती हैं और मज़ीद सीखें। और नमाज का जो आखिर जिसमें दुआ पढ़ते हैं उस वक्त वो दुआएं मांगा करें, खूब दिल से मांगा करें। आंसू निकलें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी निकलते तो कम से कम मांग लिया करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो दिल नरम हो जाएगा।
आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी को भी कवर करती हैं, हमारी फ़िज़िकल, लर्निंग एंड फाइनेंशियल हर एक चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में भी जो है वो दीन दीन की ज़िंदगी और दुनिया की ज़िंदगी नहीं बताई। अल्लाह ताला ने हमें बताई है दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी। तो यही बैलेंस है, यही बैलेंस हमने क्रिएट करना है लाइफ के अंदर। अब यहाँ तक की बात जो हो गई, जो कि ज़रूरी थी आप लोगों को गोल्स के ऊपर गाइड करने के लिए कि गोल सेट करने कैसे हैं। डिस्कवरी के बाद एक्सप्लोरेशन के ऊपर 2 to 3 डेज़ दे के उसके बाद आप लोगों ने डेवलपमेंट के प्रोसेस के ऊपर जो एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट थे 5, उसके मुताबिक अपने गोल सेट करने हैं हर एरिया के लिए, किसी एक एरिया के लिए नहीं। और ये स्पेसिफ़िक होने चाहिए ताकि अब जब मैं दोबारा किसी स्टूडेंट से ये मांगूँ कि मुझे अपने गोल सेट करें तो सेंड करें, तो जब मैं उनका देखूँ तो मुझे पता चले कि हाँ इस फील्ड में इन्होंने ये गोल रखा है। ये नहीं कि मैं अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ या मैंने जो है वो रेसिटेशन बढ़ानी है, नहीं, कितनी करनी है एक हफ़्ते के अंदर। अगर रेसिटेशन भी है, 1 हफ़्ते के अंदर कितनी करनी है, 1 मंथ के अंदर कितनी करनी है। लाइक अब मैं एक जो है वो सर्कल का पार्ट हूँ जिसमें हमने मंथली जो है वो 30 सिस्टर्स हैं, जो जो है वो हर एक सिस्टर के ने एक जो है वो सिपारा पढ़ना होता है। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे 29th पारा मिला है इस मंथ के अंदर, तो अब उसके 33 पेजेस हैं या 32 पेजेस हैं। तो मुझे अब डिवाइड करने हैं कि मुझे कितने डेज़ लगेंगे एक मंथ के अंदर ये 33 या 32 पेजेस कवर करने के लिए। तो उस डिवीज़न के अकॉर्डिंग फिर मैंने रखना है कि हाँ इस डे पर मेरे इतने पेजेस हैं, मैंने वो पढ़ लिए। तो फिर इस तरीके से रेसिटेशन की समझ आती है कि कितनी रेसिटेशन की। तो ये स्पेसिफ़िक रहेगा, मेजरेबल रहेगा, अटेनेबल रहेगा। अगर स्पेसिफ़िक गोल्स नहीं होंगे, वही मिसाल मैं दोबारा दूँगी कि बाज़ार जाना है और अगर यही नहीं पता कि बाज़ार जाके ख़रीदना क्या है, तो फिर कुछ ख़रीद के नहीं आओगे, सिर्फ वक्त ज़ाया करके आओगे। तो अब बात आती है जी स्किल सेट्स के ऊपर कामयाबी के लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में और जो आपका फाइनेंशियल है, उन दोनों पॉइंट्स के अंदर ये जो आज का लेक्चर है ये कवर करेगा उस चीज़ को। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना है। स्किल्स के ऊपर फोकस सबका होता है कि हमारे जो हैं वो स्किल्स बेटर हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो स्किल्स की टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं। एक है हार्ड स्किल्स, फिर आते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल्स, फिर आते हैं हमारे मिडिल स्किल्स। सबसे पहले हार्ड स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। हार्ड स्किल्स क्या है? सबसे पहले तो आप लोग ये देखें जी, इमेज के अंदर जो ये हमारे भाई साहब हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जो आइडियाज़ और डेवलपमेंट एंड वो अकाउंटिंग का वर्क एंड जो हमारा इंजीनियरिंग का वर्क आता है और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद यहाँ पर आप एक कुकिंग का भी देख ही रहे हैं, चाय बनाना। तो ये जो हार्ड स्किल्स हैं, अब इसमें क्या है कि हार्ड स्किल्स आर एबिलिटीज़ दैट लेट यू टैकल जॉब स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हार्ड स्किल्स कैन बी लर्न थ्रू कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग्स एंड ऑन द जॉब। हार्ड स्किल से मुराद क्या है? अब मैं आसान लफ्ज़ों में आपको ये चीज़ बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा होगा, समझ किसी को नहीं आया होना। तो बात ये है कि हार्ड स्किल्स के अंदर हमारे वो स्किल्स आ जाते हैं, वो हुनर आ जाते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। लाइक इसमें आ जाता है कि अगर किसी को अकाउंटिंग का स्किल आता है तो अकाउंटिंग की उसको जॉब मिल जाएगी। किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है उसको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिल जाएगी। किसी कोई अगर इंजीनियरिंग है उसको इंजीनियरिंग आती है, उसको इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद डॉक्टर की फील्ड्स में काफ़ी सारी हैं, सर्जन हैं, उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट, उसके बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दिस एंड डैट। तो ये वो सारी, उसके बाद टीचर भी है, और टीचर में भी कह लें कि साइकोलॉजी की फ़ील्ड, किसी की लिंग्विस्टिक्स की फ़ील्ड, किसी की लिटरेचर की फ़ील्ड। तो हर फील्ड से रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ सीखा होता है। ये वो डिग्रीज़ हैं जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में हासिल की हुई होती हैं, सब नहीं तकरीबन की हैं। मैट्रिक, उसके बाद एफएससी या बीए या एफए, एमएससी, एफिल, पीएचडी। तो हर एक की डिग्री जिस फील्ड से वो जाना चाहते थे, ये भी एक एडवाइस होगी कि उस फील्ड को चुनें जिसमें जाना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, ना कि उसमें कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं है और पेरेंट्स कह रहे हैं या उसमें लग रहा है कि स्कोप ज़्यादा है। नहीं, हर वो फील्ड जो रेलेवेंट है आज के दौर में और आपने अपने आप को उस फील्ड के अंदर पक्का कर लिया है, तो उस फील्ड का स्कोप है। ऐसा कोई भी कुलिया नहीं है कि आप सारे जो है वो एक ही फील्ड की तरफ, लाइक अगर सबको लग रहा है कि डॉक्टर बनने में स्कोप है और सारे डॉक्टर ही बनेंगे,
और दूसरे किसी फील्ड के अंदर उनको स्कोप जो है वो नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा अपनी फील्ड का पक्का है, तो वो अगर पक्का है ना, तो उसको घर बैठे भी रिस्क मिल जाएगा, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घर बैठे भी ले लेगा, क्योंकि उससे काम करना है। वो ऑनलाइन भी कर सकता है और ऑन साइट भी कर सकता है। तो ये वो हार्ड स्किल्स के मुराद वही है कि हमने कुछ ऐसे हुनर सीखे जिन्होंने हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे दी। ये हम सीख सकते हैं, कोर्सेज के साथ सीख सकते हैं, ट्रेनिंग्स के साथ सीख सकते हैं, और जॉब के साथ भी, कि जब हम जो है वो ऑन ट्रेनिंग होते हैं, या फिर जो हमारी वो चल रही होती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस नाम नहीं, लफ्ज़ नहीं याद आ रहा, हाँ जी, इंटर्नशिप कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स भी होती हैं जिसके अंदर आपको पेमेंट मिलती है, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको नहीं मिलती। तो ये है कि उस दौरान आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है, आप अपनी फील्ड में पक्के हो रहे होते हैं। तो हार्ड स्किल्स वो हैं जो हमने सीखने हैं, और उसके बाद आगे हम कामयाबी की जानिब जा सकते हैं। अब कोई पेंटर भी है, उसको बहुत खूबसूरती के साथ पेंट करना आता है, तो खूबसूरती के साथ साथ सफाई भी आती है। तो जितने भी लोग होंगे, अगर उसने एक दफ़ा उससे पेंट करवाया, अगली दफ़ा वो उसी से करवाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आया और उसने अच्छे से काम किए, और अगर कोई आपके घर में, इवन मैं अगर मेड की एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को, तो कुछ अर्से पहले मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत थी। तो क्लॉथ्स वॉश करने वाले के लिए मैंने एक हेल्पर को बुलवाया। तो मैं कहूँगी कि इतनी नफ़ासत के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने कपड़े वॉश किए कि मैं वो देखकर हैरान भी होगी और खुश भी होगी कि इतनी नफ़ासत, तो वाकई में अगर स्किल आए तो फिर वाकई में एक पाए का स्किल आए इंसान को। तो कपड़े बड़े एक अच्छे अंदाज से उन्होंने साफ़ किए, और दूसरा ये कि जब उन्होंने उनको फैलाया ना, तो बड़े अच्छे तरीके से उनको इस तरीके से फैलाया कि जब मैंने उनको देखा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कपड़े तो प्रेस हुए हुए लग रहे हैं, मुझे उनको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि कपड़े कुछ प्रेस करके आपको वीकली रखने पड़ते हैं, ताकि आपको एमरजेंसी में जो है अगर ज़रूरत पड़ गई है तो आप उनको यूज़ कर सकें। लेकिन उसमें क्या था कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनको धोया और इतने अच्छे तरीके से फैलाया कि उनको, और तय करने का भी अंदाज़ ऐसा था कि वाह, लगता है कि भाई कोई कपड़े धो कर गया है। और मुझे इतना अच्छा लगा उनका उनका वो हुनर जो उनके पास था। और दूसरी तरफ एक दफ़ा एक और हेल्पर भी आई थी जिनको मैंने बुलवाया, तो उन्होंने क्या किया कि वो जब भी कपड़े डालती थी मशीन के अंदर, ये कुछ अर्से पहले की बात है, तो उन्होंने क्या किया कि मशीन का जो है था वो उसको हाफ़ टर्न किया, और बाकी जो है, यानी जो अगर आपकी 15 मिनट्स चलती है ना, तो उसने 5 मिनट उसको मशीन को चलाया, और कपड़े जो हैं वो 4 से 5 जोड़े उसने डाले एक ही दफ़ा में, 5 मिनट घुमाया दिन बाहर, और उसके बाद उसको धोकर तो वो कर दिया। तो एक तरफ ये तरीक़ाकार था, दूसरी तरफ वो तरीक़ाकार था। थोड़ा टाइम लगता है, आपको एफ़र्ट भी लगती है, लेकिन जब आप नफ़ासत के साथ और एक खूबसूरती के साथ चीज़ को करते हो, तो आप उस चीज़ में माहिर होते हो, आप हुनरमंद होते हो उस चीज़ में। और अगर आप हुनरमंद नहीं हो, उस फील्ड के पक्के नहीं हो, तो आपका वो स्किल आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, लेकिन कम देगा। आपको उतना पे नहीं किया जाएगा, या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं होंगी जितनी कि एक अच्छे अपनी फील्ड के ऊपर काम करने वाले इंसान को मिल सकती हैं। लाइक अगर कोई है कि वो लैंग्वेज का टीचर है, और अगर वो टीच करता है, या फिर कुछ और ही वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहा है या कुछ भी सिखा रहा है, तो अगर वो सिखाने के साथ साथ एक तो लेवल आ गया कि उसने सीखा और उसके बाद उसने सिखाया, सिखाने के साथ साथ अगर वो अपने स्किल के ऊपर भी वर्क करता रहेगा ना, अपने हुनर को मज़ीद पक्का करता जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई टर्म्स आती हैं। अगर आप उनको जानोगे, आपके नॉलेज में वो चीज़ें रहेंगी, तो आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्ट स्किल्स। अ सॉफ्ट स्किल इज़ अ पर्सनल एट्रीब्यूट दैट सपोर्ट्स situational awareness and enhances an individual ability to get a job done. The term soft skills is often used as a synonym for people skills or emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस की बात जो है वो मैंने आपके साथ ओवरव्यू के अंदर की थी। यहाँ पर उसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप के अंदर ये जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है कि बेसिकली इसमें आ जाते हैं, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिससे आपके जो हार्ड स्किल्स है ना, वो कह लें कि अगर आपके पास चांद है ना,
तो सॉफ्ट स्किल्स के बाद आपके वो जो है ना वो 4 चांद लग जाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। एक चांद नहीं रहता, वो 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद मिडिल स्किल्स आते हैं। मिडिल स्किल्स क्या है? मिडिल स्किल्स बेसिकली मैनर्स होते हैं, आदाब होते हैं। अगर हम एज अ मुस्लिम बात करें तो हमें इस्लाम ने हमारे मैनर्स के ऊपर इस्लाम ने बड़ा काम किया है। हमें हर एक चीज़ में जो रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदाब सिखाए हैं कि हर एक चीज़ को आपने करना कैसे है। आपने अगर सोना है सोना कैसे, उठना है उठना कैसे है, वॉशरूम जाना है कैसे जाना है, जूता पहनना है कैसे पहनना है, कपड़े पहनने हैं कैसे पहनने हैं, खाना खाना है किस तरीके से खाना है। हर एक चीज़ में अल्लाह ताला ने हमें रसूल अल्लाह के ज़रिए बेहतरीन गाइडेंस अता फरमाई है मैनर्स के लिए। तो टेबल मैनर्स और ये बाकी सारी चीज़ें, सिटिंग मैनर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये जो आता है ये हमारे मिडिल स्किल्स के अंदर आता है। तो मैनर्स आर अ गुड वे फॉर यू टू शो ग्रैटिट्यूड, डिस्प्ले रिस्पेक्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट काइंडनेस, demonstrate trustworthy behavior. Good manners are a strong indication of how you will behave in the future. They indicate whether you are dependable, reliable and selfless. Middle skills के साथ आपका पता चलता है कि आप वाकई रिलायबल हैं कि नहीं है, आपको वाकई अपने साथ रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। सॉफ्ट स्किल, अगर किसी के पास एक बहुत अच्छा स्किल है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसका सॉफ्ट स्किल नहीं अच्छा, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं अच्छा, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं अच्छी कि अपने इमोशन को किस तरीके से डील करना है, अपने साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को किस तरीके से डील करना है, अपने अगर कोई ऐसा प्रेशर आ रहा है लाइफ का कोई भी, तो उसको डील करते हुए अपने हार्ड स्किल्स में कैसे बेटर परफॉर्म करना है, तो उसका हार्ड स्किल ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो बात यही है कि अगर एक पेंटर भी है आपके घर पे आया, उसने बड़े नफासत से काम किया है, लेकिन उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर नहीं है, उसकी नज़र बेहतर नहीं है, उसका अंदाज़ बेहतर नहीं है, तो आप उसको दोबारा नहीं बुलाएंगे, बेशक ही उसका हार्ड स्किल जो है वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और मिडल स्किल्स, मैनर्स, मैनर्स में अगर मैं आपको एक आम सी मिसाल दूँ तो देखें, टेबल मैनर्स, आप अगर किसी के साथ खाना भी खाते हैं ना, या चाय भी पीते हैं, या आप पानी ही, अगर आपने किसी को पानी दिया है, तो पानी देते हुए भी अगर आपने इस तरीके से किया ना कि एक गिलास है, उसको अगर आप ग्लास के नीचे हाथ रखेंगे ना और फिर आप पानी का ग्लास पेश करेंगे, तो वो एक बेटर वे है। अगर आप ग्लास को ऊपर से पकड़ लेंगे तो वो बेटर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से दूसरे इंसान ने पकड़ना, वो नीचे से पकड़ेगा तो नहीं मुनासिब लगेगा। और टेबल मैनर्स के, अगर आपने खाना खाया, आपने प्लेट में इतना खाना डाल लिया जितना आपने खाना नहीं था, एक तो आपने प्लेट को भी गंदा छोड़ दिया। और मैनर्स क्या है कि आप अपनी प्लेट में उतना खाना डालें जितना आपने खाना है, और उसके बाद अपनी प्लेट को साफ़ करें। साफ़ करने का मतलब ये कि आपकी प्लेट के अंदर खाना ना बचा हुआ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के घर में गेस्ट गए हुए हैं, तो ऐसा गेस्ट गए हुए हैं तो उसके किचन में जाके अपनी प्लेट धो के रख के आनी है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी प्लेट के अंदर खाना नहीं होना चाहिए। और अगर आपने गोश्त वगैरह खाया, तो ऐसा ना हो कि उसकी हड्डियाँ जो हैं वो टेबल के ऊपर मौजूद हों। नो, इवन आप रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाने के लिए अगर आप बैठे हो ना, तो अपने टेबल को एट लीस्ट जो गंद है उसको एक पैक के अंदर डाल दो, तक, और उसको साइड पे टेबल पे कर दो, ताकि जो एक क्लीन करने के लिए भी कोई आ रहा है ना, तो उसके लिए भी थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। जितनी आप आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा करेंगे, उतनी आसानियाँ आपकी लाइफ में पैदा होंगी। उसके बाद अगर मैं चेंज करने की एग्जांपल दूँ, तो चेंज करने में भी देखें, बहुत सारे लोग जो कपड़े जब चेंज कर रहे होते हैं, तो ये अब इसको भी ग्रोथ का कह ले कि जब वो चेंज कर रहे होते हैं तो अपने कपड़े जो हैं वो जिधर उन्होंने चेंज किए वो उधर ही रखेंगे, एंड देन वो निकल जाएंगे। ये इस चीज़ पे कहना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये इतनी अजीब चीज़ है, जिधर भी टॉवल इस्तेमाल किया उसको उधर ही उठा के फेंक दिया। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। ये कुछ मैनर्स हैं, छोटे छोटे मैनर्स हैं, जो कि आपको बिल्ड करते हैं, आपको एक नफासत की तरफ लेकर जाते हैं, आपको एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाते हैं। और अगर आपने खाना खाया है और खाते हुए आपके कपड़ों के ऊपर भी खाना गिरा हुआ है, अगर एक्सीडेंटली गिर जाता है, अब वो आपको नफासत आती है, आपको मैनर्स आते हैं, लेकिन फिर भी किसी वक्त अगर हो ही जाता है किसी तरीके से, अगर एक्सीडेंटली हो गया तो ओके है। लेकिन अगर आपकी तरीक़ेकारी ये है कि मुंह से खाना बाहर निकल रहा है, कपड़ों के ऊपर गिर रहा है, टेबल के ऊपर गिर रहा है, तो इससे ये है कि आपको मैनर्स नहीं आते। तो आपको अगर स्किल सेट के ऊपर वर्क करना है ना, आपको 3 डोमेन्स में वर्क करना है। एक तो आपका हार्ड स्किल होगा, एक आपका सॉफ्ट स्किल होगा, और थर्ड आपका होगा मिडल स्किल। और ये आपके लर्निंग में ही आ जाते हैं। लर्निंग के अंदर ही आप लोग अपने जिस भी अगर
आप एफएससी की डिग्री हासिल कर रहे हो, तो एफएससी की डिग्री हासिल करके तो उसके बाद ये है कि आपकी डिग्री अगर आपको लगता है कि आपने आगे जाके इस फील्ड के अंदर जॉब करनी है और डिग्री जो है वो रेलेवेंट लग रही है आपको, तो वेल एंड गुड, आप उस डिग्री को अच्छे तरीके से करें। साथ ही साथ आप उस हार्ड स्किल के ऊपर ही जस्ट फोकस ना रखें कि एक अगर लैंग्वेज ही सीखनी है तो लैंग्वेज ही सीखनी है और कोई सॉफ्ट स्किल नहीं आता, कोई मिडिल स्किल नहीं आता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में यूथ को जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि उनको वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आता, उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कब क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। अक्सर लोग होते हैं वो नीयत के साफ़ नहीं होते, लेकिन उनका सॉफ्ट स्किल बड़ा अच्छा होता है कि वो जब बात कर रहे होते हैं ना, तो इस अंदाज से कर रहे होते हैं कि दूसरे को बड़ी जल्दी कन्विंस कर लेते हैं वो। और जो दूसरे होते हैं जिनके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, वो आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो वहीं पर अगर एक इंसान, उसको अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है और अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन भी आता है, तो फिर देखें कि उसके हार्ड स्किल्स कितने डिमांडेबल हो जाएंगे ना, कि अगर किसी ने वर्कर रखा है, उसको पता है कि वो वर्कर काम भी अच्छा करता है और बात भी अच्छी करता है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर आप एक टीचर हैं और टीचर होने के साथ साथ आप स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो अक्सर ऐसे भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो आपका जो पारा है वो काफ़ी हाई करवा देते हैं, उसमें आपको अपने आप को काम डाउन करना पड़ता है। अक्सर आप अपनी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस के अंदर होते हो एज अ टीचर, जब मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ कि हमारी लाइफ में भी आगे पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। बट जब हम क्लास दे रहे होते हैं, ये टीच कर रहे होते हैं, या हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं, तो हमें अपनी उन चीज़ों को अपने स्टूडेंट्स से दूर रखना है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स आते हैं हमसे कुछ सीखने आते हैं। अगर हम उस वक्त उनको वो सिखा नहीं पाएंगे, या फिर अगर हम उन पर गुस्सा करेंगे, या अगर हम उनकी क्वेश्चंस को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो क्या होगा कि वो बच्चे जो है वो डिसहार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद उन बच्चों का टीचर्स के साथ एक जो इत्तेमाद का ताल्लुक़ होता है, टीचर्स के साथ एक जो कंफर्टेबिलिटी का ताल्लुक़ होता है, वो नहीं रहता। तो इस चीज़ में ये है कि काम भी अच्छा आना चाहिए और अंदाज़ भी अच्छा आना चाहिए। और उसके बाद मैनर्स और हैबिट्स, मिडिल स्किल में आपके मैनर्स आते हैं, हैबिट्स आती हैं। इसमें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुस्लिम मंथली अगर एक टारगेट रख लें कि आपने अपनी एक हैबिट बनानी है, पानी पीना। जब मैं बचपन में जब मैं होती थी, तो होता था कि मैं जो हूँ वो खड़े होकर पानी पी लिया करती थी। तो मेरे जो बड़े भाई थे, वो क्या किया करते थे कि जब भी मैं पानी पीने लगती, तो मेरे सर पे आके तो हल्का सा एक छोटा सा थप्पड़ मारा करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मुझे वो हुआ कि अब मैं खड़े होकर पानी पीऊँगी, तो फिर मुझे थप्पड़ पड़ेगा, लिहाजा मुझे बैठ के पानी पीना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके अपनों की अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए ना, तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हो लाइफ में। और इवन ये भी मुझे याद है कि जब लाइफ के पहले हिस्से होते थे, जब नमाज की इतनी कंटिन्यूटी नहीं होती थी, तो उस वक्त नमाज अब डिले हो रही होती थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरे भाई मुझे ये कहते थे कि अजान हो गई है तो अब उन्होंने जाना है जमात के लिए। तो वो क्या करते थे कि मुझे कहते थे, जब तक उठोगी नहीं नमाज पढ़ने के लिए, वज़ू करने नहीं जाओगी, तब तक मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा। अब उस वक्त मुझे ये टेंशन कि अब जो है वो भाई ने जाना है, मस्जिद जाना है, और जमात मेरी वजह से लेट हो रही है, नमाज इसकी अदा नहीं होगी, तो फिर ये कि प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे डबल गुनाह होगा। तो उस चीज़ के लिए क्या था कि मैं फिर उठ जाया करती थी और फिर मैं वज़ू किया, और मैं वज़ू कर चुकी होती थी, और उसके बाद मेरे भाई जो है वो जमात के लिए जाया करते थे। तो और ये जो है वो मैट्रिक का टाइम कह लें, मैट्रिक का टाइम था, फर्स्ट ईयर का मैट्रिक का टाइम था। आज से 11-12 साल पहले की ये बात है। तो मिडिल स्किल्स में हैबिट्स और मैनर्स दोनों आ जाते हैं। अपनी हैबिट्स के ऊपर वर्क करें, अच्छे तरीके से खाना पीना, अच्छे तरीके से सोना जागना, अच्छे कपड़े पहनने, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना। और ये भी बहुत बड़ी बात आ जाती है दीन के रास्ते में भी, कि अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें एक अच्छे मैनर के साथ। क्योंकि बहुत सारे ऐसा तबका होता है जो पढ़ाई लिखाई की तरफ तो उनका ध्यान होता है, लेकिन अपने जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, अपनी जो पर्सनालिटी होती है, उसके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं होती। जिस वजह से ये है कि अगर उनके पास हार्ड स्किल भी है, सॉफ्ट स्किल भी है, लेकिन अच्छे मैनर्स नहीं आते उनको, तो फिर लोग जो हैं वो उनके साथ काम करने से जो है वो कतराते हैं।
तो यहाँ तक मैंने आपको वो जो तीनों स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। उसके बाद अब थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट आर द हार्ड स्किल्स। तो दे आर रिक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि ये आपने किसी ना किसी ट्रेनिंग या कोर्सेज के ज़रिए सीखने हैं, क्योंकि ये हार्ड स्किल होते हैं। अगर कोई जो है वो टेक्नीशियन भी है, या फिर कह लें कि किसी को कोई हुनर भी सीखना है, अगर कोई बच्चा है वो मोटरसाइकिल ठीक करने का भी हुनर सीखना चाहता है, तो वो ज़ाहिर बात है उसको जाना पड़ता है किसी के पास, वहाँ पर जाके सीखना पड़ता है। तो वो एक कोर्स ही हो जाता है उसके लिए। उसके बाद एग्जांपल्स इसमें क्या आ जाती हैं, एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स एंड लॉ। उसके बाद जॉब सक्सेस टिपिकली रिक्वायर्स कम्बिनेशन ऑफ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट और इंटरपर्सनल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स को हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर स्किल्स के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइप्स मिल जाएंगी, लेकिन बेसिकली जो 3 मेन डोमेन्स हैं वो हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड मिडल स्किल्स की हैं। बाकी सारी जो है वो इनके अंदर ही आती हैं। तो हार्ड स्किल में अब ये आपको बताया गया कि जॉब के ऊपर आपको सक्सेस जो है वो कम्बिनेशन के ऊपर मिलेगी। आपका हार्ड स्किल बेटर होना चाहिए और सॉफ्ट स्किल्स भी बेटर होने चाहिए। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल्स, social skills, communication skills, emotional intelligence and personality traits that make it easy to get along and work harmoniously with other people. इसमें आपका टीम वर्क आ जाता है। अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं तभी आप टीम के अंदर काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। आप अकेले ही काम करना चाहेंगे अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है आपके पास। फिर आपके पास कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का आर्ट होना चाहिए। इनमें से कोई भी, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ये आपका सॉफ्ट स्किल है कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं है, आपके पास इनोवेटिव डिज़ाइंस नहीं है, तो फिर वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं रहेंगे। आपके पास जस्ट हार्ड स्किल होगा कि आपको एडोब इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप तो इस्तेमाल करने आएंगे, लेकिन क्रिएटिव बनाना ही नहीं आएगा किसी चीज़ को। तो क्रिएटिविटी के लिए आपको टाइम टू टाइम अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टाइम मैनेज ये है कि जितना आप खुद को मैनेज करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल आ जाएगा। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई है तो आपको उस लड़ाई को मैनेज किस तरीके से करना है, आप किस तरीके से उन दोनों को एक पेज के ऊपर लेकर आएंगे, और टीम वर्क के आपने एक साथ काम किस तरीके से मैनेज करने हैं, ये सारे आपके सॉफ्ट स्किल्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी मैनेजमेंट, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन मैटर करती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं हार्ड स्किल्स की एंड सॉफ्ट स्किल्स की। बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। बायलिंगुअल वे कहते हैं कि जिनको दो ज़ुबानें आती हों, लाइक अगर किसी को उर्दू और इंग्लिश दोनों अच्छे तरीके से बोलना आता है उसको हम कहेंगे बायलिंगुअल, और अगर उसको 2 से 3 ज़ुबानें आती हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टीलिंगुअल। उसके बाद स्टैटिस्टिक एनालिसिस, उसके बाद यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, टाइपिंग स्पीड एंड सर्जिकल प्रोफिशेंसी। अब ये डिफरेंट जो हैं वो प्रोफेशंस हैं। हार्ड स्किल्स में बेसिकली आपके प्रोफेशंस ही आ जाते हैं जो कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है वो चूज़ करते हैं। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैटर करती है, क्रिटिकल थिंकिंग वही आ जाती है आप लोगों की, क्रिएटिव। उसके बाद टीम वर्क, मल्टीटास्किंग, मैनेजमेंट का आर्ट। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग। अब आप लोगों में से काफ़ी सारों को ये इशू होता है कि एक वक्त में एक ही काम होता है, बाकी चीज़ें नहीं हो रही होती। देखिए, मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि हमने अगर 1 घंटा है हमारे पास तो उसी 1 घंटे के अंदर हमने स्टडी भी करनी है, उसी 1 घंटे के अंदर हमने जॉब भी करनी है, उसी 1 घंटे के अंदर हमने कुकिंग भी करनी है। नो, हमारा मतलब ये होता है कि हमारे पास एक दिन है, एक दिन के अंदर ये अपने पास लिखें कि 8 to 10 आवर्स होते हैं प्रोडक्टिव आवर हर इंसान के लिए। 8 to 10 आवर्स प्रोडक्टिविटी के होते हैं। अब आर्ट ये है कि अपने उन 8 to 10 आवर्स को या 7 to 8 आवर्स को इस तरीके से डिवाइड करें कि आपके जो सारे के सारे टास्क हैं वो उसके अंदर जो है वो फॉल कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कुकिंग भी करनी है, अगर मुझे स्टडी भी करनी है, मुझे टीच भी करना है, तो ये मेरे 3 टास्क हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपने पूरे डे में देख लूँगी कि किस चीज़ को मुझे किस वक्त करना है, कैसे करना है। मल्टीटास्किंग हो गया कि एक ही दिन में स्टडी भी किया, टीच भी किया, उसके बाद बाहर के जो मामलात थे वो भी हैंडल किए, घर के भी हैंडल किए, अपने रिलेशनशिप्स को भी देखा। तो ये जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये फिर मल्टीटास्किंग आ जाती है। और इनको आप अच्छे तरीके से कर किस वक्त सकते हो, जब आप उनको अच्छे तरीके से डिवाइड कर लेते हो। एक ही घंटे के अंदर सब कुछ करना नहीं होता।
कि एक हाथ इस तरफ है, दूसरा हाथ उस तरफ है, आपके दो ही हाथ हैं, तीसरा चौथा हाथ नहीं मिलेगा आपको। तो अपने आप को मैनेज करना है कि एक वक्त में एक काम, अगर स्टडी कर रहे हैं अपना फुल फोकस स्टडी के ऊपर, स्टडी कंप्लीट कर लें, देन अपना जॉब के टाइम दे दें, जॉब का टाइम दे दिया, उसके बाद अगर कोई स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उस वक्त फुली फोकस रखें। तो फोकस होके काम करेंगे तो आपके काम जल्दी भी हो जाएंगे और अच्छे भी हो जाएंगे। उसके बाद देखें कि जो हमारे मिडल स्किल्स हैं उसमें परफॉर्मेंस हैबिट्स भी आ जाती हैं। ईट, खाना किस तरीके से खाते हैं आप, अंदाज़ क्या है आपका, टेबल मैनर्स आने चाहिए, मूव करने का, क्रिएट करने का, रिलैक्स, लर्न, बी इफेक्टिव, थिंक एंड स्लीप। ये सारी हमारी हैबिट्स में आती हैं कि हमने अपने आप को फिज़िकली फ़िट कैसे रखना है। मैनर्स बेसिकली आपके मेंटल में और फिज़िकल के पॉइंट के अंदर ही आ जाएंगे। और स्पिरिचुअल में भी अगर आप रखें तो अगर कुछ सुन्नतों के ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी हुई है स्किल्स के ऊपर बात। तो स्किल्स के ऊपर बात हो गई। अब आपने करना ये है कि अपने गोल्स में स्किल रखने से पहले ना, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अगर तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अर्जेंसी नहीं है आपको, तो क्या करना है आपने कि आपने ये देखना है, सर्च करनी है कि 2023 के लिए इन डिमांड स्किल्स कौन से हैं, या फिर 2023 से लेकर कहने के 2030 तक के लिए इन डिमांड स्किल्स कौन से हैं, ताकि 2030 तक के दरमियान के लिए 25 कर लें या 29 कर लें, 28 कर लें, सर्च करें इस चीज़ के ऊपर। तो आपको पता चलेगा कि फिर जो स्किल्स हैं आप अगर उनके ऊपर काम करेंगे ना, तो फिर आने वाले वक्त में आप उन स्किल्स को इस्तेमाल भी कर पाएंगे। आप उनको मैनर्स और हैबिट्स जो हैं वो तो काफ़ी टाइम से आपको पता ही है कि सेम ही चल रही होती है, उनमें कोई ऐसा सच नहीं होता। अगर टेबल मैनर्स हैं तो जो पिछले साल टेबल मैनर्स होंगे वो इस साल भी टेबल मैनर्स ही होंगे। और अगर आपको अपने आप को अच्छे तरीके से साफ़ सफाई का ख्याल रखना है तो पिछले साल जो साफ़ सफाई सीख ली वो इस साल भी साफ़ सफाई वही रहेगी। और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन का आर्ट आपने सीख लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो आपको इस चीज़ के ऊपर भी इतना प्रेशराइज नहीं होना पड़ेगा। हार्ड स्किल्स के ऊपर है कि हार्ड स्किल में रेलेवेंट होना है कि फॉर एग्जांपल अब आजकल ज़माना चल रहा है पीडीएफ का, आपको स्किल आता है कि आपने पत्थर को तराश के आप कुछ लिखते हैं। तो पुराने वक्तों में तो पत्थर को तराश कर किताबें लिखी जाती थी, इस वक्त में पत्थर को तराश कर किताबें नहीं लिखी जाती हैं। तो अगर आपको वही स्किल रहेगा तो वो इस ज़माने में रेलेवेंट नहीं रहेगा ना। तो आज के ज़माने में क्या है, पीडीएफ रेलेवेंट है, तो पीडीएफ से रिलेटेड चीज़ें सीखें, चीज़ों को आसान बनाना सीखें, तो आपका जो स्किल है वो रेलेवेंट हो जाएगा और वक्त के मुताबिक उसकी ज़रूरत भी लोगों को आती रहती है। अब बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो ऑफिस 365 सीख रखा है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। अब एक है 2007 का और एक है 2019 का, या फिर उससे अपग्रेड वर्जन जो आ गए हों। तो अब देखिए कि 2007 वाले में और 2019 वाले में बेशुमार फ़र्क है, एनिमेशंस का फ़र्क है, बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स का फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसको तो 2007 वाला स्किल आता है वो आज के दौर में उसका जो स्किल है वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। आज के दौर में वो उस तरीके से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा जितना कि कोई और जिसको आज के दौर की सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं, जितनी जो स्किल है अगर वो आता है उसको, तो वो अच्छा अर्न कर पाएगा। तो यही बात है कि जिन लोगों ने टाइम टू टाइम अपने आप को ग्रूम किया, अपग्रेड किया, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं बजाय इसके कि वो एक ही चीज़ के ऊपर स्टक रहें। तो ये सर्च करें, देखें सुने कि आगे आने वाले सालों में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, उस चीज़ के ऊपर अपने आप को बेटर करना शुरू कर दें, तो आपके लिए जो स्किल्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। और बग़ैर सर्च किए अगर आप अपने जो गोल्स हैं अगर उनको सेट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब पिछले दौर में जो स्किल्स की डिमांड चल रही थी ना, वो आज के दौर में उतनी नहीं चल रही। लाइक अब आजकल के जो बहुत ज़्यादा ऐप्स की डिमांड आई हुई है वो ये है कि ऑर्गेनाइज चीज़ों को किस तरीके से किया जा सकता है। तो जिस किसी ने अगर ये सीख लिया कि उसने ऐप डेवलपमेंट सीखी और ऐप डेवलपमेंट के बाद उसने आज के दौर में ऐप्स को डेवलप करना शुरू कर दिया, तो वो तो ठीक स्किल के ऊपर है ना। तो आने वाले वक्त में भी देखें कि जो डिमांड में है उनके ऊपर काम करना शुरू करें तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी आसान हो जाएंगी और प्रेशर इतना नहीं रहेगा। तो यहाँ तक स्किल सेट्स के ऊपर हमारी बात हो गई। अब आती है जी प्रायोरिटी के ऊपर बात। प्रायोरिटी की बात ये होती है अहमियत, कि किस चीज़ की अहमियत कितनी है और किसकी थोड़ी अहमियत है, किसकी ज़्यादा अहमियत है।
तो प्रायोरिटी में अब आपके पास इधर एक जो है वो ग्राफ मौजूद है। इसमें क्या है कि देखें, एक तरफ हमारा जो है ना वो अर्जेंसी है और एक तरफ है हमारे पास इम्पोर्टेंस। जो ये हमारे पास 4 बॉक्सेस में है, इसमें है एक है डू, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। यानी ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर हमारे पास देखें इम्पोर्टेंस भी जो है वो नीचे की तरफ लो है, यानी इन दोनों बॉक्सेस में हमारी इम्पोर्टेंस लो है। एक मिनट, इस बॉक्स के अंदर हमारी इम्पोर्टेंस लो है और इसके अंदर हमारी अर्जेंसी लो है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है इधर ज़्यादा हो रही है और इधर हमारी अर्जेंसी भी ज़्यादा हो रही है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने डू के अंदर लिखना है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और अर्जेंट है वो हमने इस बॉक्स के अंदर लिखना है। लाइक अब किसी के लिए कोई स्किल सीखना इम्पॉर्टेंट हो गया है, उसको 2 to 3 मंथ्स के अंदर वो स्किल मस्ट सीखना है, तो वो उसको यहाँ पे रखेगा। अब स्केड्यूल में इम्पॉर्टेंट है बट लेकिन अर्जेंट नहीं है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस तो है लेकिन अर्जेंसी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सरसाइज। इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है कि आपने फ़ौरन ही करनी है, आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। आप उसको वीकली स्केड्यूल कर सकते हैं, मंथली स्केड्यूल कर सकते हैं। आप अपने जो है वो प्लान्स बना सकते हैं कि आप वॉक पे जाएं या फिर कोई और कार्डियो या दिस एंड डैट, तो आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद डेलीगेट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। अब ये जो दोनों बॉक्सेस हैं ये अर्जेंट की हैं, ये जो दोनों बॉक्सेस में हैं ये इनकी अर्जेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। इन दोनों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों की इम्पोर्टेंस कम है। यहाँ पर आपने डेलीगेट करना है, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। डेलीगेट में ये है कि आप किसी और को वो टास्क जो है वो दे देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हैं कि इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन आपने अगर इम्पॉर्टेंट ये वाले काम जो है वो आपने इम्पॉर्टेंट खुद करने हैं, तो ये आप किसी और की जिम्मेदारी लगा दें, वो आपको करके दे दे अगर लगा सकते हैं तो। उसके बाद एलिमिनेट, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर होती हैं जो कि ना तो इम्पॉर्टेंट होती हैं ना अर्जेंट होती हैं, लेकिन हमने उनको अपने सर के ऊपर सवार कर रखा होता है, तो उनको क्या करना है, एलिमिनेट। ओके, तो यहाँ पर इसी को मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर रखा है। इम्पॉर्टेंस में देखें, यहाँ पर इम्पॉर्टेंस हाई है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंस लो है, यहाँ पर अर्जेंसी हाई है, यहाँ पर अर्जेंसी लो है। तो यहाँ पर 1 के अंदर एंड 3 के अंदर अर्जेंसी हाई है, इधर 1 के अंदर एंड 2 के अंदर इम्पोर्टेंस हाई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में और स्केड्यूल करने में। जैसे आप देखिए, हमने स्ट्रेटजी बनानी है, जस्ट डू इट। स्ट्रेटजी क्या है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अर्जेंट भी है। यानी कि अगर घर में आग लगी है, हाउस ऑन फायर, तो आप क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, आपको फ़ौरन आग को बुझाना पड़ेगा। आप अगर घर में आग लगी है तो आप बैठ के देख नहीं सकते कि कोई आएगा तो बुझाएगा, या फिर आप इंतज़ार करें। जितनी देर में आप इंतज़ार करेंगे पूरा घर जल चुका होगा, खुदा ना खास्ता। तो स्ट्रेटजी बनानी है, उसको उसको डिवाइड करना है, गोल सेट करने हैं कि ये इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, तो हम इसको एज सुन एज़ पॉसिबल कैसे डन कर सकते हैं, उसको इस बॉक्स के अंदर रखना है। जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि लेस इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं सॉरी, लेकिन अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, तो इसको स्केड्यूल कर दें कि इम्पॉर्टेंट है, मंथली बेस पर स्केड्यूल कर दें कि वीक में 2 डेज़ कर लें, 3 डेज़ कर लें, या फिर आप वीकेंड पे अपने कोई प्लान्स रख लें। तो इस तरीके से आपका वो स्केड्यूल हो जाएगा। अब 3 के अंदर क्या है कि स्ट्रेटजी है डेलीगेट पुशबैक। इसमें एग्जांपल है समवन एल्स अर्जेंट डेडलाइन, कि यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंस लो है और यहाँ पर जो अर्जेंसी है वो हाई है, कि किसी और की जो इम्पोर्टेंट डेडलाइन है, समवन एल्स अर्जेंट डेडलाइन। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस तो कम है आपकी नज़र में, लेकिन अर्जेंट है ये, तो आपने उसको इसके अंदर रखना है और स्ट्रेटजी बना देनी है कि अगर आपके खुद की इसमें ज़रूरत नहीं है ना, तो आप किसी और को ये काम सौंप दें और वो आपको ये करके दे दे, या फिर कोई और स्ट्रेटजी बना लें और उस तरीके से इसको कर लें। उसके बाद है 4th में, ना तो अर्जेंट है और ना इम्पॉर्टेंट है, तो डोंट डू इट। फॉर एग्जांपल रीफिलिंग लास्ट ईयर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी पुरानी चीज़ें लेके बैठते हैं और हम जो है जैसे अब डॉक्यूमेंट्स हैं,
पिछले साल फिल नहीं किए तो अब लेके बैठ जाएंगे और उनको फिल करने लग जाएंगे और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। नो, हमने देखना है कि 2023 के अंदर हमारा विजन क्या है, हमारे टारगेट्स क्या है, हमारे गोल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये प्रायोरिटी का एक चार्ट मौजूद है और इसके अंदर आपने रखना है कि डेली बेसिस पर ये प्रायोरिटी का जो है ना, ये आपने डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है। डेली बेसिस पर आपको पता होगा कि आज के दिन में सबसे पहले काम करने वाली कौन से हैं, फिर आपने जो स्केड्यूल किए हुए हैं वो कौन से हैं, कि अगर कोई चीज़ सुबह के वक्त में इम्पॉर्टेंट तो है आज के दिन में, लेकिन सुबह के वक्त करना उसको अर्जेंट नहीं है, तो आप उसको डे टाइम पे रख लें या इवनिंग पे रख लें। और उसके बाद आज के दिन में करने के लिए एक काम है लेस इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, कि अगर किसी और का कोई काम करके देना, आपकी नज़र में उसकी अहमियत नहीं होगी लेकिन किसी दूसरे की नज़र में है, तो आप उसका देखें कि आप उसको किस वक्त कर सकते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसको फ़ौरन किया जाए, उसको किसी और वक्त भी डे के वक्त में स्केड्यूल कर सकते हैं या वीकली स्केड्यूल कर सकते हैं आप। उसके बाद फोर्थ में जो आपने अपने आप को ऑक्यूपाई किया होता है, बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट इस वजह से होता है क्योंकि हमने उन चीज़ों के साथ खुद को ऑक्यूपाई किया होता है जो कि ना तो बल्कि लेस इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती, वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं होती हमारी लाइफ के लिए, लेस इम्पॉर्टेंट के इम्पॉर्टेंट ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को ऑक्यूपाई किया होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है जी, हमने ये सीखा है सबसे पहले कि हमारी जो है वो 5 एरियाज़ हैं डेवलपमेंट के, और हमने वर्क करना है उन 5 एरियाज़ के ऊपर। वो कौन कौन से हैं? हमारा स्पिरिचुअल है सबसे पहले, जो कि मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड के अंदर सिखाया है कि सबसे पहले हमारा स्पिरिचुअल आता है, फिर हमारा आता है हमारा फिज़िकल का आता है, फिर हमारा मेंटल वेलबींग का आता है। मेंटल के अंदर ही आपकी लर्निंग की आ जाती हैं और लर्निंग में आप जो है वो अपने स्किल्स को डिवाइड कर सकते हैं, आपका हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल और जो मिडिल स्किल्स हैं। और उसके बाद हमारे फाइनेंशियल आते हैं, जो लर्निंग होती है और फाइनेंशियल होता है, ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं क्योंकि जो आप सीखते हैं ज़ाहिर बात है उसी के मुताबिक आपने अर्न करना होता है। तो ये चीज़ें जब आप जितनी स्पेसिफिक रखेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। और रिलेशनशिप को मैंने मिड में रखा था क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे है कि हम इंसान एक दूसरे से ज़िंदा हैं, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हमारे इमोशंस, मैंने आपको बताया कि रसूल अल्लाह ने भी ये फरमाया कि इशा के बाद कोई महफिल नहीं। और रसूल ये देखें कि जंग के वक्त में भी होता था ना, तो कोई ना कोई ज़ोजा जो है वो रसूल अल्लाह के साथ जाया करती थी। तो कितना इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखने के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है इंसान की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। हमारे रिलेशंस हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, हमारा कितना बोझ इकट्ठा कम हो जाता है अगर हम 2 मिनट के लिए ये अपनी मदर के पास बैठ जाते हैं। अक्सर जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना एंड ऑफ द डे, तो क्या होता है कि मैं उस वक्त चुप करके फिर अपनी अम्मी की गोद में सर रखती हूँ और मैं आराम से उस वक्त खामोशी से बस लेट जाती हूँ। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब आप माँ के पास जाते हैं तो माएँ आपसे पूछती हैं क्या चाहिए, क्योंकि माँ को होता है कि इसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो इस तरीके का लाड प्यार आ रहा होता है। लेकिन अक्सर ज़िंदगी के ऐसे लम्हात आ जाते हैं जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको उस वक्त सुकून चाहिए होता है। सुकून आपको मिलता है आपके रिश्तों से मिलता है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, पीस ऑफ हार्ट मिलता है। तो रिलेशनशिप मिड में और बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो इन सर्कल होते हैं, और एक भी अगर पॉइंट पूरा नहीं होता सर्कल पूरा नहीं होगा, और सर्कल पूरा नहीं होगा यानी आपकी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी बैलेंस नहीं होगी। तो अपनी स्किल्स को बेटर करें, और स्किल्स जब आपने रख लिए, आपको पता चल गया कि ये गोल्स हैं, तो गोल्स के लिए भी आपने देखना है कौन सी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है, कौन सी चीज़ लेस इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ अर्जेंट भी नहीं है, यानी आप उसको बाद में भी कर सकते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, और कौन सी चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है, लेकिन आपने उसको अपने सर पर सवार कर रखा है, और कौन सी चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। तो इस डिवीज़न के अकॉर्डिंग, इस तकसीम के अकॉर्डिंग आप क्या है कि अपने गोल्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने डेली टास्क को भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी मैटर करती है, प्रायोरिटी में गलती ना कीजिएगा, क्योंकि अक्सर अगर प्रायोरिटी में गलती हो जाए ना, प्रायोरिटी में ये भी आ सकता है कि आपके, अगर हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स आपकी किस प्रायोरिटी के ऊपर है। रिलेशनशिप्स आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका कोई रिलेशन इम्पॉर्टेंट भी होता है और अर्जेंट भी होता है। लाइक आपके किस पार्टनर को या फिर आपकी फैमिली किसी मेंबर को सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में चला गया जहाँ पर उसको आपकी ज़रूरत है, और अगर आप उसके पास मौजूद नहीं होंगे तो वो मज़ीद पीछे चला जाएगा।
जैसे अक्सर बच्चे भी हैं तो हमें अपने बच्चों के ऊपर वो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और अर्जेंट भी वर्क हो जाता है, तो फोकस करना पड़ता है, फुली फोकस करना पड़ता है। तो उस वक्त वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 बन जाएगी। लेकिन फिर हमारे रिलेशनशिप के एक फ़्लो में चल रहे हैं, जैसे अगर स्पाउसेस के हैं, मियाँ भी बीवी, मियाँ जो है वो भी बिज़ी है, बीवी जो है वो भी बिज़ी है, तो अपनी लाइफ को एक फ़्लो के साथ गुजार रहे हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट तो है रिलेशनशिप का, स्पाउसेस का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो है वो अर्जेंट नहीं है। लाइक आपको ये नहीं है कि आपने दिन का पहला जो घंटा है या फिर दिन का पहला वक्त अपने शोहर के साथ या बीवी के साथ ही गुजारना है। नो, आप अपने दिन का कोई और वक्त भी उसके साथ मैनेज कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि प्रायोरिटी नंबर 3। प्रायोरिटी नंबर 3 में क्या आता है, वो चीज़ें जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट है। उसमें कर लें कि कोई भी एग्ज़ाम्पल अब मैं इसमें क्या दूँ, कि चले किसी ने अगर अपनी कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो अब किसी की असाइनमेंट में आपने हेल्प करनी है, तो वो इम्पोर्टेंस उसकी कम है लेकिन अर्जेंट है। तो आप क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी नंबर 3 पे रखेंगे कि आप अपने डे का, उसने अगर वीकेंड पे सबमिट करवानी है तो आपके पास पूरा वीक है, आप अपने वीक में स्केड्यूल कर लेंगे आपने इसको दूसरे इंसान को किस वक्त गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी है। प्रायोरिटी नंबर 4 में फिर वो चीज़ें जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है, उनको प्रायोरिटी नंबर 4 पे रखें। करना चाहें तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। तो प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मैनेज करें तो चीज़ें जो हैं वो बहुत खूबसूरती के साथ मैनेज हो जाएंगी। यहाँ पर अब करते हैं इस लेक्चर का एंड। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।